नमस्ते दोस्तों, यह है जंगल का खौफ का दूसरा हिस्सा। अगर आपने पहला भाग मिस कर दिया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के ऊपर मिलेगा। फकीर चंद ने मुझे मेरे कैबिन पर छोड़ा। उनकी एटीवी जंगल को इतनी तेजी से काटती हुई निकली कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ। कम से कम 75 सीसी की ताकत होगी। मन ही मन मैंने सोचा, अगर कभी किसी चीज से भागना पड़ा तो यही गाड़ी सबसे तेज भाग निकलेगी। जैसे ही हम मेरे छोटे से जंगल के बीचों बीच बने ठिकाने के बाहर पहुंचे, फकीरचंद ने हंसते हुए पूछा, तो जयंत कैसे जम रहा है यहाँ? मैंने कहा, केबिन तो बहुत अच्छा है, बस कभी कभी रात को थोड़ा असुरक्षित सा लगता है। फकीरचंद जोर से हंसे, अरे अभी तक ऐसा कोई नया वनकर्मी नहीं मिला जिसे पहले कुछ दिनों में न लगे कि कोई भूत प्रेत खिड़की से अंदर घुसने वाला है। डर मत बेटा, वक्त के साथ यही जगह तुम्हें सबसे सुरक्षित लगेगी। ये कहकर उन्होंने केबिन को गौर से देखा, फिर मेरी आंखों में देखकर एक भरोसेमंद मुस्कान दी। मैंने भी हौले से कहा, उम्मीद है फकीरचंद, पहली रात ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मेरे चेहरे की सच्ची घबराहट देखकर उनकी हंसी थोड़ी थम गई। इतना बुरा था? उन्होंने पूछा। बस एक बुरा सपना था, पुराने केस पढ़ रहा था, शायद उसी ने दिमाग में जगह बना ली। मैंने बात टालनी चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें लगे कि मैं इतनी आसानी से डर जाता हूँ। यहाँ टिकने के लिए दिल मजबूत होना ही चाहिए। फकीरचंद का माथा सिकुड़ गया। वो नीचे जमीन की तरफ देखते हुए अपने होंठ काटने लगे। कौन सा केस? उन्होंने इस अंदाज में पूछा जैसे उन्हें पहले से अंदाजा हो कि मैं किस बारे में कह रहा हूँ। मैंने थके चेहरे को मसलते हुए कहा, एक बच्चा जो अचानक गायब हो गया था। खोजी कुत्ते उसे ढूंढते ढूंढते पहाड़ी चढ़ गए और जंगल में चले गए, लेकिन कभी कुछ नहीं मिला। कहते हैं पिछली रात उसने पेड़ों में एक अजीब आदमी देखा था जो उसे बाहर बुला रहा था। शायद दुहरन 3 या दुहरन शोर की बात होगी। मैंने ये बात सवालिया अंदाज में कही ताकि उनकी याद ताज़ा हो जाए, क्योंकि उस वक्त वो यहीं काम कर रहे थे। अरे हाँ, देव। नहीं नहीं, विनय। उन्होंने उंगलियां चटकाते हुए याद करने की कोशिश की। मैंने उनकी मदद की। विनय वाल्मीकि। हाँ यही था, वाल्मीकि। हे भगवान, हाँ मुझे सब याद है। नाम तो उम्र के साथ धुंधले पड़ जाते हैं बेटा, पर घटनाओं के विवरण वो कभी नहीं भूलते। फकीरचंद ने यह कहते हुए अपने नाखूनों के नीचे फंसी मिट्टी को खुरचा। मैंने हिचकिचाते हुए अपना जबड़ा भींचा और वो बात छेड़ी जिसे मैं टालना चाहता था। सुनो, उस दिन टावर पर मैंने जो रेडियो कॉल सुनी थी उसके लिए माफ़ करना। मुझे नहीं सुनना चाहिए था। वो तुम्हारी प्राइवेट बात थी और मुझे उसका सम्मान करना चाहिए था। मुझे माफ़ी मांगना कभी ठीक से नहीं आता, लेकिन उतना बुरा नहीं निकला जितना मैंने सोचा था। फकीरचंद हल्का सा हंसे और मेरी तरफ मुस्कुराए। कोई बात नहीं बेटा, हर कोई वही करता। वैसे भी तुम कल से तलाश में मदद करने वाले हो, सब पता चल ही जाएगा। बस मैंने चाहा कि तुम्हारे पहले ही दिन सबका बोझ मत डाल दूं। उनकी वही भरोसा देने वाली आवाज़ थी, पर मुझे इंतज़ार नहीं था। मुझे आज ही सब जानना था। फकीरचंद, उन बड़ों के साथ आखिर हुआ क्या था? मैंने जिद भरे लहजे में पूछा। उन्होंने अपनी घड़ी पर नज़र डाली, जैसे तय कर रहे हों कि यह लंबी कहानी सुनाने का वक्त है भी या नहीं। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, अगर अभी सुनना है जयंत, तो पहले केतली चढ़ा दो। चाय कॉफ़ी के बिना ये बात अधूरी लगेगी। हम दोनों केबिन के अंदर चले गए। मेरे छोटे से डाइनिंग टेबल पर फकीरचंद बैठ गए। वह चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए मेरी नई जगह का जायज़ा लेने लगे। मैंने काउंटर पर 2 कप कॉफ़ी डाली और उनके सामने रखते हुए कहा, दुर्भाग्य से इन कपों में व्हिस्की नहीं है। उन्होंने कप उठाया, दोनों हाथों से उसे थामा, भाप उड़ाते हुए धीरे से फूंका और पहला घूंट लिया। जैसा तुमने सुना, वो लोग मरे हुए मिले थे, पर जिस हाल में मिले वही इस केस को अजीब बनाता है। वो अपने शब्दों को बहुत सावधानी से चुन रहे थे। मतलब जैसे कोई सीरियल किलर का काम? मैंने तुरंत पूछा। पुलिस तो यही मानती है कि ये किसी का तरीका है, मोड्स ऑपरेंडी, समझे? उन्होंने लंबा सांस लिया और आगे बोले, देखो बेटा, लोग यहाँ गायब होते हैं, मरते हैं, ये कोई नई बात नहीं। ये जंगल खतरनाक जगह है, भेड़िए हैं, भालू हैं और भी बहुत कुछ। और फिर जाहिर सी बात है, यहाँ जहर चुभता जड़ी पॉइजन आइवी, खड़ी चट्टानें, भयंकर दरारें, डीला पत्थर। सच कहूँ तो इस जंगल में मौत के मिलने के लाख तरीके हैं, पर हर साल ऐसे खोजाव के मामले आते हैं जो बिल्कुल हैरान कर देते हैं, जैसे कि विनय का केस। ऐसी चीजें होती हैं जिनका हम कोई तर्क नहीं बना पाते।
जिन्हें प्राकृतिक कारणों से जोड़कर समझाया नहीं जा सकता। रातें काटती हैं ये बातें, इसमें कोई शक नहीं। देखो, जो चीज़ें इन मामलों में बचकर मिलती है, उन्हें सिर्फ कुदरत का करिश्मा कहकर टाल देना सही नहीं है। इन लोगों पर किसी बुरी चीज़ ने हमला किया था और उसने जो कुछ करना चाहा किया। समझ रहे हो जयंत? हर साल हमें ऐसे ही मामले मिलते हैं और जो पैटर्न बनता है वो काफ़ी मिलता जुलता रहता है। या तो ये सब एक बेतुकी सी संयोग है या फिर एक ही चीज़ ये कर रही है, और हम सबका मानना है कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता। तो जाहिर तौर पर पुलिस का निष्कर्ष है कि ये कोई सीरियल किलर है, इसी तरफ वे देख रहे हैं। पर सच ये है कि ये मामला उतना साधारण नहीं है, और मुझे लगता है कि जल्दी ही तुम खुद समझ जाओगे। फकीर चंद, यहाँ सच में क्या हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा, कोशिश करते हुए कि इन सब इशारों को समझ लूं बिना आगे की सोचे। मेरी तर्क वाली दिमागी चाल ये बात नज़रअंदाज कर रही थी कि अब जल्दी अंधेरा होने वाला है और मैं अकेला रहूंगा, सिर्फ मैं ही इस केबिन में हूँ। फकीरचंद ने सिर हिलाया। मुझे पता है बेटा, एक कॉफ़ी में सब समझाना मुश्किल है। वह मुस्कराए, कॉफ़ी चुस्कियाँ ली और फिर आगे बोले, अक्सर ये घटनाएं परिवारों के साथ होती हैं। कम से कम 2 बड़े और 1 बच्चा सामान्य नियम होता है। परिवार कैंप लगाता है, रेंजर हम में से जो उनका जिम्मेदार है हर दिन उनका हाल चाल लेता है, देखता रहता है कि सब ठीक है या नहीं। और हर बार जब वह रेंजर उनके पास आता है तो कैंप का माहौल थोड़ा और तनावग्रस्त दिखता है। ऐसा लगता है कि उन्हें नींद नहीं आ रही या सब थके हारे हैं। हर बार परिवार में से कोई ना कोई ये जिक्र करता है कि बच्चों ने कुछ अजीब देखा है। कैंप के आसपास पेड़ों की आड़ में कोई छिपा हुआ, अक्सर उसका सही वर्णन नहीं मिलता, बस इतना कि वो आदमी सा लगता है और हमेशा बच्चों से धीमे स्वर में फुसफुसाता है, उन्हें जंगल के भीतर खींचने की कोशिश करता है। बच्चा डरकर बड़ों को बताता है, फिर बड़े टॉर्च लेकर तलाश करते हैं, लेकिन कभी किसी का कोई निशान नहीं मिलता। और फिर किसी सुबह जब वही रेंजर दोबारा पहुंचता है तो देखता है कि सब गायब है। 2 हालात होते हैं, या तो पूरा परिवार ही लापता हो चुका होता है या फिर बड़े लोग जंगल में इधर उधर दौड़ते चिल्लाते मिलते हैं कि उनका बच्चा गायब है। बच्चे हमें कभी नहीं मिले। अगर बड़े मौजूद भी हो तब भी बच्चा रातों रात बिना किसी आवाज़ के उठा लिया जाता है। लेकिन जब पूरा परिवार गायब होता है तब हालात बिल्कुल अलग होते हैं। कैंप में खून खराबे और संघर्ष के साफ निशान, टेंट पर गहरे चीरे और फटे कपड़े, जमीन पर घसीटे जाने के निशान। कभी कभी हमें टूटे हुए नाखून भी मिलते हैं, जैसे किसी ने दीवार पर जोर से रगड़े हों। सब कुछ बताता है कि उन्हें जबरन ले जाया गया। अब तक इन हालात में हम किसी बच्चे को जिंदा या मुर्दा कभी वापस नहीं ला पाए। हाँ, बड़े लोग हमें हमेशा मिले। वो कभी दूर नहीं होते, क्योंकि उन्हें हमेशा ऐसे जगह पर रखा जाता है जहाँ हर किसी की नज़र उन पर पड़े। फकीरचंद ने यह कहते कहते अपने आधे खाली कॉफ़ी कप में खोई हुई नज़रें गड़ा दी। उनका सिर धीरे धीरे हिल रहा था, मानो दिमाग में दौड़ती उन भयानक तस्वीरों को रोकने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने आंखें कसकर बंद कर ली ताकि वो नज़ारे और आगे ना आ सकें। उनकी लाशें फाड़ दी हुई मिलती हैं और जो कुछ बचता है उसे पेड़ों में लटकाकर छोड़ दिया जाता है। सच कहूँ तो हमारे यहाँ एक लड़का था जो पक्का मानता था कि कोई शिकारी भेड़िया झील पर शिकार करने आता था। मजाक अलग, पर सच में कोई ऐसी चीज़ है जिसमें नफरत भरी आत्मा है, जिसने इन लोगों को तहस नहस कर दिया। जो भी है, चाहे जहाँ भी जाता हो, वह परिवारों को अलग कर देता है पर बच्चों को रख लेता है। वह मेरी आंखों में घूरा जैसे मैं तुरंत अपना इस्तीफा कागज पर रख दूं। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूं। मैं फकीरचंद की उस कड़वी नाराज़गी से सहमत था। हम दोनों बैठकर ये सोच रहे थे कि रात में इन लोगों के साथ क्या भयानक हुआ होगा। माता पिता को टेंट से फाड़कर जंगल में घसीटा गया, फिर वापस आकर बच्चों को चुपके से उठा लिया गया और उन्हें ऐसी जगह ले जाया गया जहां किसी छोटे बच्चे का कभी जाना नहीं चाहिए। तुमने कहा कि इसका एक पैटर्न है, तो जब बच्चे किसी एंटिटी को देखना शुरू कर दे तो तुम परिवारों को क्यों चेतावनी नहीं दे देते? मैंने हड़बड़ी में पूछा, अभी भी उलझन में कि यह सब क्यों नहीं किया जा रहा। फकीरचंद ने मेरी बोल्डनेस पर एक ताना दिया और मुस्कुराया। तुम समझते नहीं कि हम वही करना चाहते हैं? आपदा नियंत्रण वाली यूनिट को हर साल हमें काफ़ी पैसा मिलता है कि हम चुप रहें। क्या तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं?
आधा सेवा की शर्तें हैं, आधा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। वो सिर थोड़ा टेढ़ा कर गया, कुत्ते की तरह सिर हिलाते हुए। मैंने कहा, हाँ, पढ़ा था, पर मेरी आंखें घुमाकर जवाब दिया। ऐसा जवाब कि उसे पैका पता चल गया कि मैंने असल में नहीं पढ़ा था। कम से कम अब मुझे पता था कि वह 20,000 किस लिए थे। आपदा नियंत्रण ऐसी घटनाओं पर आगे पीछे रहता है। वे बहुत साये वाले लोग हैं। कौन जानता है कि वे किन हदों तक जा सकते हैं। तुम्हारे से पहले जो बच्चा था, बिली, एक अच्छा लड़का, बहुत मेहनती, और सब उससे प्रेम करते थे। वह उस हिदायत को नहीं पाया कि मुंह बंदना ज़रूरी है। वो थोड़ा अपना आपा खो बैठा था। मैंने कहा था कि इस पर काबू रखो, पर लगता है उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। फ़कीर चंद ने सिर हिलाते हुए कहा। उनकी नज़रें ऊपर टिक गईं। उसके साथ क्या हुआ? मैंने पूछा, खुद भी हिचकिचाते हुए। कहते हैं दिल्ली चला गया, एक दिन काम पर नहीं आया, उसके केबिन गए तो सामान भी गायब था। मैंने पूछा तो हेड ऑफिस ने बस यही कहा, दिल्ली चला गया। हमने फ़ोन किया तो नंबर बंद था, न कॉल, न मैसेज, न चिट्ठी, कुछ भी नहीं। मैं कुर्सी पर पीछे धंस गया, हाथ बालों में फेरते हुए। मेरी घबराहट भांपकर फ़कीर चंद ने कहा, देखो बेटा, हो सकता है वो सचमुच दिल्ली चला गया हो। मैं बस इतना कह रहा हूँ, मुंह बंद रखो और बिली का नाम किसी से मत लेना। मुझे तुम पसंद हो। ये कहते हुए उन्होंने आंख मार दी, जैसे कोई पिता बेटे को समझाता है। मैं मुस्कुराया। फ़कीर चंद सच में एक मजबूत आदर्श की तरह हल रहे थे। भेड़िया झील पर मेरा समय अबू संधेरे की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी मैंने उम्मीद नहीं। मुझे पता चल गया कि कम से कम हेड ऑफिस की उस महिला ने इंटरव्यू में किसका जिक्र गलती से कर दिया था। स्पष्ट था कि बिली की बात को दबाना चाहते थे, कुछ न कुछ गड़बड़ थी। पर मैंने तय कर लिया कि अगर मैं फ़कीर चंद की सलाह मानकर शांत रहूँगा तो सब ठीक रहेगा। फिर भी एक सवाल मुझे सताए जा रहा था। मैंने पूछा, तो आपदा नियंत्रण यूनिट आखिर चाहती क्यों नहीं कि हम यहाँ आने वाले लोगों की सुरक्षा करें? फ़कीर चंद ने गुनगुनी कॉफ़ी का आखिरी घूंट लिया, उसे मुंह में घुमाया और कप के तल को घूरते रहे। फिर गहरी सांस लेकर बोले, मालूम उनके अपने कारण हैं और हमारे अपने अंदाजे। सच ये है कि पर्यटन बहुत बड़ा धंधा है। भेड़िया झील कोई महानगर नहीं, लेकिन यह नेशनल पार्क हर साल आसपास के कस्बों के लिए करीब 2 करोड़ की कमाई लाता है। खाना, ईंधन, ठहरने की सुविधा, सामान सब मिलाकर। पूरे देश में देखें तो पर्यटन का असर पिछले साल 2.6 लाख करोड़ से ऊपर था। अब अगर लोगों को बता दिया जाए कि जंगल में कोई डरावनी चीज़ बच्चों को उठा रही है और सब अपना सामान बांध कर निकलने लगें, तो ये रकम बुरी तरह गिर जाएगी। पैसा ही है जो इंसानों को बलिदान बना देता है। फ़कीर चंद ने मेरी बात पर सिर हिलाया। सही कहा बेटा, ये सब अखबारों में क्यों नहीं आता? लोग तो अब भी यहाँ घूमने आते हैं। मैंने कहा। वो हल्का सा हंसे। अखबार? तुम सच में सोचते हो कि आपदा नियंत्रण असली सच्चाई बाहर आने देगा? नहीं, खबरों तक तो वही पहुंचता है जो वो चाहते हैं। या तो मामला बिल्कुल साधारण बना दिया जाता है, या फिर कोई झूठी कहानी गढ़ दी जाती है। सब उन्हीं के हाथ में है कि जनता तक क्या पहुंचे। पुलिस भी हमारे साथ खोज और बचाव में लगती है, यहाँ तक कि संदिग्ध मौतों में भी शामिल रहती है। इसलिए उन्हें पता है कि गड़बड़ है, लेकिन एजेंसी सच को दबा देती है। सीरियल किलर सुनकर लोग डर जाएंगे और व्यापार ठप हो जाएगा। ये तो उनके लिए बस बिजनेस है। उसका व्यंग्य मुझे अब रास आने लगा था। मैंने बीच में पूछा, पर तुम खुद तो सीरियल किलर वाली थ्योरी मानते नहीं हो? नहीं, देखो, पुलिस क्यों मानती है ये मैं सबसे कहता हूँ, पर एचसी बहुत कुछ छिपा देती है। वे एक बहुत काली सच्चाई की रक्षा कर रहे हैं। चलो उदाहरण लेते हैं विनय वाल्मीकि का। अखबारों में छपा कि वो टहलते हुए फिसल कर नदी में गिरा होगा, पर असल में जब खोजी कुत्तों ने उसका पीछा किया तो वो हमें चट्टान पार कर जंगल के भीतर ले गए, और फिर अचानक कोई निशान नहीं। मैंने आंखें बंद कर याद करने की कोशिश की। हाँ, मुझे याद है, यही लिखा था। फ़कीर चंद ने घुटनों पर हाथ पटके और होंठ काटते हुए मुस्कुराए, फिर सिर हिलाया। गलत, हमें एक निशान मिला था। हम उसे करीब 85 किलोमीटर तक जंगल के अंदर तक ट्रैक कर पाए। कुत्ते खुले मैदान तक पहुंचे और फिर मिट्टी खोदने लगे, और वहाँ हमें बच्चे का अंडरवियर मिला, 5-6 साल का, सफ़ेद रंग का। सोच सकते हो, हम सब बाप थे। हर किसी के दिमाग में वही सवाल था, ये बच्चा कहाँ है और इसे क्या उठा ले गया? और अगर ये हमारा बच्चा होता तो? उनकी आवाज़ भारी हो गई। मैं मेज़ पर नज़र गड़ाए बैठा रहा, पूरी तरह टूट चुका। हे भगवान, फ़कीर चंद, ये बहुत भयानक है।
मैंने किसी तरह शब्द निकाले। वो चुप रहे, फिर धीमे से बोले, हमने उसके माता पिता को कभी नहीं बताया। कि हम और सच कहूँ शायद हम बताना भी नहीं चाहते। मैं चौंका जब उन्होंने जुड़ा, एक गवाह भी थी। गवाह? मैं सीधा बैठ गया। हाँ, वंदना कौल 42 साल की अपने पति के साथ ट्रैकिंग पर आई थी। पति रास्ते पर आगे था। वो जंगल में एक पेड़ के पीछे गई और वहाँ उसने कुछ देखा। वो रुके, सही शब्द खोजने लगे। कुछ या कोई? मैंने पूछा। तुम ही तय करना, वंदना ने बताया। वो झुककर काम निपटा ही रही थी कि दूर से आवाजें आईं, टहनियां टूटने की, पत्तों की सरसराहट, पहले धीमी यस फिर करीब आती हुई। उसने जल्दबाजी में कपड़े ठीक किए और जैसे ही ऊपर देखा तो एक आकृति पेड़ों के बीच से पूर्व दिशा की तरफ भाग रही थी। लेकिन भागना भी अजीब था, जैसे कार्टून में कोई धीरे धीरे पैर दबाकर दौड़ता है, पर बहुत तेजी से। उसके कंधे पर कोई चीज़ थी। ध्यान से देखने पर लगा वो एक बच्चा था, लगभग 5 साल का। बच्चा हाथ पांव मार रहा था, मुंह खुला हुआ, पूरी ताकत से चीख रहा था, पर कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वंदना को लगा शायद बच्चा बीमार है और पिता उसे मदद के लिए ले जा रहा है। वो आवाज़ लगाई, सब ठीक है। उसकी आवाज़ सुनते ही आकृति वहीं जम गई, जैसे कोई कार्टून पॉज कर दिया गया हो। फिर धीरे धीरे घूमकर उसकी तरफ चेहरा किया। वंदना कहती है, उसका चेहरा किसी बीमार खेल की इनामी तस्वीर जैसा था। चौड़ा पागलपन भरा हंसता हुआ मुंह, जंगली आंखें, जैसे किसी बच्चे ने काला धब्बा बनाकर ऊपर नकली नैन नक्श चिपका दिए हों। फिर उस आकृति ने अपनी उंगली होंठों पर रखी। चुप। वंदना कौल कसम खाती है कि उसने उस पल आवाज़ अपने दिमाग में सुनी और फिर वही आकृति मुड़कर जंगल में गायब हो गई। बच्चा अभी कंधे पर लटका हुआ था। वंदना कहती है कि उसके मन की गहराई से कोई आवाज़ आई, चुप रहो, हिलो मत। और शायद उसी वजह से वो आज जिंदा है और विनय नहीं। फकीरचंद ने भारी सांस ली। हमने यह कहानी पुलिस को देनी चाहिए थी, लेकिन एचसी तुरंत आ पहुंचा। उन्होंने वंदना को अलग ट्रेलर में ले जाकर उसका बयान लिया और फिर नया वर्जन तैयार करके अखबारों को दिया। उसी में छपा कि विनय शायद नदी में डूब गया और बाहर की दुनिया यही मान बैठी कि खोजी कुत्तों ने बस गलती की। मैं बिल्कुल चुप हो गया। फकीरचंद ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में घृणा और निराशा थी। एचसी ने वंदना की पुरानी जिंदगी खोद निकाली, उसका शराब पीने और मानसिक समस्याओं का इतिहास। उसके बच्चे की 19 महीने की उम्र में मौत हुई थी। एचसी ने उसे ही बदनाम कर दिया, कहा कि वो पागल और झूठी है, बस ध्यान खींचने के लिए ये सब कह रही है। और थोड़े ही समय में वो और उसका पति कस्बा छोड़कर चले गए। मैं बस आंखें फैलाए दंग रहकर बैठा रहा। फकीरचंद मेरी प्रतिक्रिया देखकर सिर हिलाते रहे। हाँ बेटा, हम सब पर बहुत भारी बोझ है। इसी बीच फकीरचंद का रेडियो अचानक चटकने लगा। हम दोनों चौंक गए। एक आदमी की आवाज़ आई, फकीर तुम हो ना? मैं तुम्हारे टावर के बाहर हूँ, बाइक नहीं दिख रही। अभी 4 बजे है, हमारी अपॉइंटमेंट थी, है ना? फकीरचंद ने मुंह हिलाकर मुझे कहा, बदतमीज। मैं हंस पड़ा। उसने रेडियो पर जवाब दिया, हाँ मैं हूँ, अभी नए लड़के की ट्रेनिंग करवा रहा था, 6 मिनट में निकलता हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अच्छा ये नया लड़का जयंत है ना? उम्मीद है तुमने उसे समझा दिया होगा कि यहाँ नेशनल पार्क एजेंसी में कैसे काम करना है, कब बोलना है और कब नहीं। कल ये तुम्हारे साथ सर्च ऑपरेशन में रहेगा। फकीरचंद ने मुझे देखा और वही पुरानी पिता जैसी आंख मारी। ये अच्छा है, भरोसेमंद है। जयंत, आशा है फकीरचंद, तुमने उसे सब सिखा दिया होगा। यहाँ नेशनल पार्क एजेंसी में पक्के स्टाफ की तरह कैसे काम करना है, ये भी बताया होगा। रिचर्ड की ठंडी आवाज़ रेडियो से गूंजी। फकीरचंद ने मुझे सीधी गहरी नज़र से देखा और फिर जवाब दिया, हाँ ये जानता है कब बोलना है और कब चुप रहना है, किससे बात करनी है और किससे नहीं। अच्छा लड़का है रिचर्ड, मुझे पसंद आया। फकीरचंद ने वही जानी पहचानी पिता जैसी आंख मारी। ठीक है, क्योंकि कल ये तुम्हारे साथ रहने वाला है। हम गायब बच्चों की तलाश पर आने जा रहे हैं। जयंत को ये जानना चाहिए कि क्या करना है, या शायद यूं कहूँ क्या नहीं करना है। रिचर्ड की आवाज़ में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, सिवाय उस एक शब्द पर जोर देने के, नहीं। फकीरचंद ने सिर हिलाकर असहमति जताई, हालांकि रिचर्ड उसे देख नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं रिचर्ड, इसे सब समझ है। अब तुम लौट आओ, मुझे तुमसे केस के बारे में बात करनी है। कल पुलिस भी होगी और मुझे पक्का करना है कि तुम अपनी बातें पहले से रटा लो। रिचर्ड में जितनी तहजीब थी उतनी ही भावनाएं थीं, यानी बिल्कुल नहीं।
फकीरचंद ने उसकी बदतमीजी पर सिर हिलाया और रेडियो वापस अपनी बेल्ट की होल्स्टर में रख दिया। फिर कुर्सी को मेज के नीचे धकेला और कप धोने के लिए सिंक की तरफ बढ़े। सुनो बेटा, उन्होंने कहा, बड़ा घटिया आदमी है। कल अगर तुम्हें कुछ भी दिखे या मिले, कुछ भी, तो सीधा मेरे पास आना। मैं नहीं चाहता कि रिचर्ड या बाकी लोग ये सोचें कि तुम नियमाना नहीं जानते। उन्होंने खिड़की से बाहर घने जंगल की तरफ देखा। शाम ढल रही थी। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि कल मैं चुपचाप रहूंगा और आदेश मानूंगा। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और संतोष से कहा, तुम ठीक रहोगे बेटा, बस अपना काम करना, बाकी बकवास मुझे और दूसरों को संभालने दो। इतना कहकर वो केबिन से बाहर निकले, अपनी टीवी पर बैठे, इंजन गरजा और कंधे के ऊपर हाथ हिलाते हुए जंगल में घुस गए। कुछ ही पलों में वो पेड़ों और हरियाली की भीड़ में गायब हो गए। मैं फिर अकेला रह गया, फकीरचंद की मेज पर कही बातों और अपने डर के साथ। 1 घंटे में नीला आसमान घर काले रंग में डूबा गया। मेरा केबिन अंधेरे की खाई में बदल गया। मैंने हर लैंप जला दिया और आराम के लिए टीवी चला लिया। मैं बिस्तर के कोने पर बैठा अपने धूल भरे जूतों के फीते खोल रहा था। थके पैरों से दबाव हटते ही हल्की सी राहत महसूस हो रही थी। तभी दाएं हाथ की तरफ कैबिनेट पर रखा टीवी, जिस पर पुलिस कार चेज का एपिसोड चल रहा था, अचानक चैनल बदलकर झेर पर चला गया। मैंने धीरे से नजर उठाई। रिमोट तो 10 गज दूर रसोई की मेज पर रखा था। फिर मैंने धीरे धीरे सिर घुमाकर वापस टीवी की ओर देखा, मानो चोरी चोरी। टीवी पर जो चैनल अपने आप लग गया था, उस पर ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन चल रहा था। स्क्रीन पर तस्वीरें दिख रही थीं। पुलिस और वन विभाग के कई अधिकारी स्ट्रेचर खींचते हुए आ रहे थे। उन स्ट्रेचरों पर काले बैग रखे थे। स्पष्ट था कि उनमें लाशें थीं। सामने खुले मैदान में कई सफेद टेंट लगे थे। दर्जनों फॉरेंसिक जांच अधिकारी सफेद कपड़ों में अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। स्क्रीन पर लिखी हेडलाइनों ने मेरा दिल दहला दिया। भेड़िया झील राष्ट्रीय उद्यान में त्रासदी, यही वो खबर थी। गायब बच्चों और मारे गए बड़ों की। नीचे चल रहे बैनर में बुलेट पॉइंट्स लिखे थे। राजपूत परिवार सुबह लापता, बड़े बूढ़ों की लाशें दोपहर में मिली, बच्चे अब भी गायब, अधिकारियों को शक, जंगली जानवर का हमला। में हैरान था। फकीरचंद ने तो कहा था कि बड़ों की लाशें पेड़ से उल्टी लटकती मिली थीं, उन पर बर्बर हिंसा के निशान थे। तो फिर किस जानवर में इतनी ताकत है कि ऐसा कर सके? और अजीब ये कि कैंप साइट पर संघर्ष के निशानों का कोई जिक्र ही नहीं था। न्यूज़ रिपोर्टर बता रही थी, संभावना है कि परिवार सुबह की ट्रेक पर निकला और जंगल के कठिन हिस्से में पहुंच गया, जहां एक या अधिक शिकारी जानवरों से सामना हुआ। अनुमान है कि बड़ों ने बच्चों को भागकर बचने को कहा और खुद जानवरों का सामना करने लगे। दुर्भाग्यवश इस दौरान माँ बाप जानवरों का शिकार बन गए और अब बच्चे लापता हैं। इतना कहते ही रिपोर्टर के पास खड़ा एक आदमी स्क्रीन पर आया। वो सरकारी अफसर जैसा लग रहा था, साफ सुथरा सूट, बेजान चेहरा और वो सब कुछ जानता हुआ लेकिन कुछ भी न कहने वाला अंदाज। वो बस काले चश्मे की कमी में मेन इन ब्लैक जैसा लग रहा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस पूरी बेरुखी। मेरी नाक से हल्की हंसी फूट पड़ी। मैंने मन ही मन सोचा, अगर ये रिचर्ड नहीं है तो मैं आज रात जंगल में सो जाऊंगा। और जैसे ही स्क्रीन पर नाम चमका, रिचर्ड हॉपकिंस, मैंने खुद को बधाई दी, सही अंदाजा लगाया था। रिपोर्टर ने दर्शकों से कहा, मैं यहाँ भेड़िया झील राष्ट्रीय उद्यान के हेड ऑफिस प्रतिनिधि के साथ खड़ी हूँ, जो हमें इस घटना के बारे में ताज़ा जानकारी देंगे। मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा था, हालांकि मुझे होना चाहिए था, क्योंकि फकीरचंद ने पहले ही बता दिया था कि रिचर्ड और उसकी टीम सच के साथ क्या करती है, पर उसे अपनी आंखों से देखना अलग ही था। रिचर्ड ने दर्शकों को बताया कि इसमें किसी भी तरह का आपराधिक हाथ नहीं है। उसे पूरा विश्वास है कि बच्चे अभी भी जिंदा हैं, बस जंगल में कहीं खो गए हैं और डरे हुए हैं। उसने भरोसा दिलाया कि इलाके के सबसे बेहतरीन सर्च एंड रेस्क्यू अफसर इस मामले पर लगे हुए हैं। और उसने ये भी कहा, बड़ों की वीरता, जिन्होंने बच्चों को बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। रिपोर्टर ने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर परिवार के दोस्तों और रिश्तेदारों के पुराने इंटरव्यू चलाने लगी, जहां सब लोग दुखी होकर उनके बारे में अच्छी बातें कर रहे थे और इस त्रासदी पर अपना गम जता रहे थे। मैं बिस्तर के कोने पर बैठा ये सब देख रहा था, हैरान कि एचसी टीम ने कितनी बेरहमी से असली खौफनाक सच दबा दिया।
न तो किसी ने कहा कि कैंप पर हमला हुआ और टेंट फाड़ दिए गए, न किसी ने ये बताया कि बड़ों को पैरों पर उल्टा लटकाया गया, उनकी खाल नोच दी गई और उनके शरीर को अंदर तक चीर दिया गया। और ये तो बिल्कुल नहीं कि वो सब जानते हैं कि ये बच्चे कभी नहीं मिलेंगे। मेरा दिल भारी हो गया। मैं सोचता रह गया कि आखिर क्यों वो लोग इतनी बुरी तरह इन तथ्यों को छिपाने पर तुले हुए हैं। इसी बीच रिपोर्टर के मुंह से एक बात निकली जिसने मेरा ध्यान खींचा। उसने कहा, ये पूरी घटना और इसकी भयावह परिणति भेड़िया झील के काले इतिहास में जुड़ने वाली बस एक और त्रासदी है। ऐसे कई मामले यहाँ पहले भी हुए हैं जहाँ परिवार इसी तरह खत्म हो गए, और ये भी पहली बार नहीं है जब इतने बड़े पैमाने पर बच्चों की तलाश का अभियान चल रहा है। पार्क प्रशासन ने जनता को आश्वस्त किया है कि इसमें किसी तरह की शरारती साजिश नहीं है, लेकिन उन्होंने सभी पर्यटकों से अपील की है कि जब भी राष्ट्रीय उद्यान आए तो सुरक्षा गाइडलाइंस और रेंजर की हिदायतों का सख्ती से पालन करें, क्योंकि ये जंगल बेहद खतरनाक जगह हो सकता है अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो। रिपोर्टर ने जब अंधेरे इतिहास शब्द कहे तो उसके गालों की तनावट ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैं आगे झुककर उंगलियों को कसकर जोड़कर बैठ गया। तभी स्क्रीन पर रिपोर्टर की जगह तस्वीरें आने लगी। पहली तस्वीर एक घिनौने से आदमी की थी। नन एज एन 90 की पुलिस मगशॉट। आदमी दुबला पतला था लेकिन पेट बाहर निकला हुआ, आगे से गंजा, पीछे से लंबे चिपचिपे बाल जो गंदे झुरमुट जैसे थे। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे कोई भूखा शेर मांस पर नजर गड़ाए हो। उसके नाखून बहुत बड़े हुए और कमजोर जैसे टूटने वाले हों। वो तस्वीर बदलकर कई बच्चों के गुमशुदगी पोस्टर दिखाने लगी। रिपोर्टर की आवाज दोबारा आई। इन बच्चों के गायब होने और उसके बाद फैले डर ने भेड़िया झील के कई माता पिता के पुराने जख्म हरे कर दिए हैं। ये मामला याद दिलाता है उस आदमी के आतंक की जिसने इस कस्बे को लगभग 6 साल तक सताया था। भेड़िया झील का राष्ट्रीय उद्यान और आसपास का इलाका कुख्यात हुआ जब एडवर्ड केलर उर्फ बर्गर मैन ने इस शांत इलाके के परिवारों पर जुल्म ढाए। केलर एक सनकी और नरभक्षी था। उसने मातबरों और 22 बच्चों की जान ली। 2002 में उसकी मौत हुई। पुलिस को जब उसकी पहचान पता चली तो वो भाग निकला। 2 दिन तक कस्बे और जंगल में उसकी खोज हुई। आखिरकार उसे जंगल में एक पेड़ से लटका पाया गया, मरा हुआ। इसके बाद स्क्रीन पर भेड़िया झील की खूबसूरत तस्वीरें देखने लगीं। हरे भरे जंगल, झील के किनारे और ट्रेकिंग करते लोग। रिपोर्टर की आवाज जारी रही। आज भी देश भर से लोग यहाँ की सुंदरता देखने आते हैं, लेकिन इस जगह पर परमाणवीय घटनाओं के शौकीन और जांचकर्ता भी आते हैं, क्योंकि इस कस्बे और पार्क का अंधेरा इतिहास अब भी खत्म नहीं हुआ है। भेड़िया झील राष्ट्रीय उद्यान से लाइव, मैं हूँ होली वेस्टन, चैनल 4 न्यूज। अखबारों से मैंने जाना उसकी पहली शिकार था काइल, उम्र सिर्फ 5 साल। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, एडवर्ड उनके घर में, माता पिता चीखते हुए उठे, लेकिन उस दरिंदे ने शिकारी वाले चाकू से दोनों का कत्ल कर दिया और फिर मासूम काइल को उठा ले गया। उसके बाद वो बच्चा कभी नहीं दिखा। ये तो बस शुरुआत थी जयंत। भेड़िया झील और उसके आसपास लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी माता पिता उठते और देखते कि उनका बच्चा गायब है, कभी रात में आहट सुनकर उठते और फिर अचानक उस परछाई जैसे इंसान से टकराते। बड़े तेज धार वाले हथियार से वो माँ बाप का कत्ल कर देता और बच्चों को उठा ले जाता, लेकिन कोई भी बच्चा कभी जिंदा नहीं लौटा। मगर एक दिन 7 साल का बहादुर बच्चा आलोक उठा लिया गया। उस रात माता पिता ने कुछ नहीं सुना, इसलिए उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा। 5 दिन तक वो दरिंदे के चंगुल में रहा, लेकिन फिर किस्मत ने साथ दिया। उसे कांच का एक टुकड़ा मिला। उसने अपनी रस्सियां काटी और भाग निकला। आलोक सीधे अपने घर पहुंचा, जहां पुलिस और उसके माता पिता इंतजार कर रहे थे। उसने सबको बताया कौन उसे उठा ले गया था और कहाँ ले गया था। पुलिस उसी वक्त वहां पहुंची, मगर एडवर्ड पहले ही भाग चुका था। उसे पता था कि बच्चा उसकी पहचान खोल देगा। आलोक ने जो कहानी सुनाई, उसने सबको हिला कर रख दिया। उसने बताया एडवर्ड उसे एक पुरानी मीट फैक्ट्री में ले गया था, केलर एंड वेट मीट्स नाम की फैक्ट्री। ये उसके बाप और चाचा की थी, लेकिन दोनों के मरने के बाद एडवर्ड के कब्जे में आ गई थी। लेकिन जयंत, उसने उस फैक्ट्री का इस्तेमाल धंधे के लिए नहीं किया। वो तो बस एक नकाब था। असल मकसद था उसकी बीमार और वहशी ख्वाहिशों को पूरा करना।
ये फैक्ट्री उसके काले रहस्यों का अड्डा बन चुकी थी। आलोक ने पुलिस को बताया उस रात एडवर्ड उसके कमरे की खिड़की से अंदर आया था। वो अचानक जागा और देखा कि एडवर्ड उसके ऊपर झुका खड़ा है, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। उसने इशारों में चेतावनी दी। अगर उसने अपने माता पिता को जगाने की कोशिश की तो वो उन्हें गले से पेट तक चीर देगा। फिर वो आलोक को घर से बाहर खींच ले गया और सीधे उसी मीट फैक्ट्री में ले आया, जहां उसे एक छोटे से कमरे में फेंक दिया गया जिसमें बस एक गंदा सा गद्दा था। वहां आलोक ने एक और बच्चे को देखा। उसका नाम था मोहन। आलोक ने बताया मोहन की हालत बेहद खराब थी, वो मरने ही वाला था। वो लगातार अपने माँ बाप को पुकार रहा था, लेकिन हर बार एडवर्ड जोर से हंसता, उसकी चीखों पर मजाक उड़ाता और घमंड से बताता उसने उसके माता पिता के साथ क्या किया, और बार बार कहता कि अब कोई उसे बचाने नहीं आने वाला। आलोक ने कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा एडवर्ड ने मोहन को एक बड़े ग्राइंडर में डाल दिया। हाँ, वही मशीन जिसमें मांस पीसा जाता है। उस रात एडवर्ड ने जमकर खाना खाया और फिर और ताकतवर हो गया, इतना कि अब वो आलोक पर भी वही करने की तैयारी कर रहा था। 5 दिन तक वो बच्चा नर्क झेलता रहा और फिर 5वें दिन एडवर्ड ने ग्राइंडर चालू कर दिया। लेकिन उसी वक्त आलोक को कांच का एक टुकड़ा मिल गया। कांपते हाथों से उसने अपनी रस्सियां काटी और जैसे तैसे भाग निकला। वो कई मील भागा, भागता ही रहा जब तक कि सड़क पर गिरकर बेहोश नहीं हो गया। एक पड़ोसी ने उसे देखा, पुलिस और उसके माता पिता को खबर दी। जब होश आया तो आलोक ने सिर्फ इतना कहा, बर्गर मैन ने किया है। पुलिस को उसने एडवर्ड की शक्ल बताई, उस फैक्ट्री का पूरा ब्यौरा दिया, लेकिन तब तक वो दरिंदा सबूत मिटाकर गायब हो चुका था। पुलिस ने सबसे पहले एडवर्ड के उस फैक्ट्री वाले पते पर धावा बोला, लेकिन वहां उसका कोई अता पता नहीं था। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। हर रास्ते पर चेक पोस्ट लगा दी गई। कुत्तों को उसकी फैक्ट्री से मिले पसीने से भरे कपड़े और सामान की गंध सूंघाई गई और कुत्तों ने सीधा रास्ता पकड़ लिया, भेड़िया झील नेशनल पार्क की ओर। लगता था कि एडवर्ड ने तय कर लिया था, वो जंगल में छुप कर रहेगा, जमीन और पेड़ों पर जी लेगा जब तक पुलिस की सख्ती कम नहीं हो जाती। लेकिन दिसंबर 2003 को पुलिस ने आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया। वो एक बड़े बरगद के पेड़ से लटका हुआ मिला और बस वहीं खत्म हो गया एडवर्ड का खूनी खेल। मैंने अपनी पीठ चौपड़ी की मजबूत दीवार से टिकाई और महसूस किया कि मेरे माथे पर पसीना था। लापता बच्चों की खबरें पढ़ना ही डराने के लिए काफ़ी था, लेकिन जब उन पर हुए जुल्मों की बारीकी पड़ी तो लगता था जैसे दिल और दिमाग दोनों टूट रहे हों। सोचना भी मुश्किल था कि इंसानियत की शक्ल में ऐसे दरिंदे भी इस धरती पर रहते हैं। एडवर्ड मर चुका था। अब वो किसी बच्चे या उसके माँ बाप को अपना शिकार नहीं बना सकता था। लेकिन तभी मेरा दिमाग घूमने लगा। अचानक मुझे याद आया जो वेंडी कार्टराइट ने उस छाया जैसी आकृति के बारे में कहा था, वो उंगली होठों पर रखकर चुप कहने का इशारा। मैंने अखबार के ढेर में दोबारा खोजना शुरू किया। आलोक वाला लेख, उसमें भी तो यही लिखा था। जब उसने अपने माता पिता को जगाने की कोशिश की तो एडवर्ड ने उसे चुप कराने के लिए बिल्कुल वही इशारा किया था। ये बस एक संयोग होगा, है ना? कौन है जो लोगों को शिक्ष कराने के लिए उंगली होंठों पर नहीं रखता? लेकिन तभी मेरा दिल फिर से डूब गया। मैंने बिस्तर के साइड से झुककर अखबारों का ढेर उलटना शुरू किया। मुझे वालरन की गुमशुदगी वाली खबर ढूंढनी थी। जैसे ही मिली मेरी आंखें तारीख पर जम गई। मुझसे दिसंबर 2000 यानी एडवर्ड की मौत के ठीक 1 साल बाद का दिन। ये भी बस एक संयोग होगा, है ना? बस मैं ही हूँ जो बेवजह शक कर रहा हूँ, कोई पागल सा षड्यंत्र सिद्धांत गढ़ने वाला। लेकिन तभी मेरी नज़र बिस्तर और फर्श पर फैले अखबारों के बीच एक पेपर पर अटक गई। उसका कोना ऊपर से हल्का सा झांक रहा था। शीर्षक 2 लाइनों में बनता था। ऊपर लिखा था, पुलिस ने किया घिनौना खुलासा। नीचे लिखा था, बर्गरमैन कैद। पता नहीं क्यों, लेकिन भीतर से कोई ताकत कह रही थी, ये आर्टिकल पढ़ो। शायद वही ताकत जिसने टीवी का चैनल बदलकर मुझे न्यूज़ दिखा दी थी। मैंने 2 उंगलियों और अंगूठे से उसका कोना पकड़ा। धीरे धीरे पूरा अखबार बाहर खींचा। पूरा हेडलाइन सामने था। पुलिस को फैक्ट्री ऑफ हॉरर से मिला हैवानियत का सबूत। बर्गरमैन ने अपने नाइटाइन शिकारों की ट्रॉफियां छुपा कर रखी थी। आगे लिखा था, आज पुलिस ने एडवर्ड की फैक्ट्री और उसके घर की तलाशी ली। 4 दिन पहले पूरे राज्य में मैनहंट चला था, जब ये दरिंदा 35 से ज़्यादा हत्याओं के आरोप में वांछित था। भेड़िया झील के शेरिफ रॉबर्ट फेरर ने मीडिया के सामने कहा, जो मिला है
वो हमारी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा खौफनाक है। पुलिस ने बताया, आज हमने फैक्ट्री और प्रॉपर्टीज़ की पूरी फॉरेंसिक जांच की। भीतर से हमें कई डीएनए ट्रेस मिले जो गुमशुदा बच्चों से मेल खाते हैं। उनकी आवाज़ और भारी हो गई। एलेक्स जेस्प ने कहा था कि एडवर्ड अपने शिकारों को पीसकर खा जाता था। अब वो सच साबित हो गया है। हमने मशीनों से मांस के अंश बरामद किए हैं। टेस्ट से साफ हुआ, एलेक्स की गवाही पूरी तरह सही थी। हमें एक कमरे में गीली फर्श की टाइल भी मिली। जब उसे हटाया गया तो नीचे से एक गुप्त खोह निकली। वहाँ से बरामद हुए 19 बच्चों के छोटे छोटे कपड़े। हर एक जोड़ी डीएनए टेस्ट में उन गुमशुदा मासूमों से जुट गई। इतना ही नहीं, हमें कई धारदार चाकू, कुल्हाड़ियाँ और भारी लोहे के हथियार भी मिले। हर हथियार पर वयस्क पीड़ितों का खून और मांस के रेशे चिपके थे। शेरिफ की आवाज़ ठंडी पड़ गई। इन सबूतों के बाद अब कोई शक नहीं बचता। एडवर्ड ही उस भयावह नरसंहार का असली गुनहगार था। लेकिन विडंबना देखिए, वो इतना निर्दयी था कि इंसानियत को टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन इतना भी मर्द नहीं था कि अदालत में खड़ा हो सके। उसकी कायराना मौत ने उसे न्याय और सज़ा दोनों से बचा लिया। और अंत में फिर भी भेड़िया झील के लोग आज कुछ सुकून ज़रूर लेंगे। कम से कम अब वो दरिंदा कभी किसी परिवार या बच्चे को छू नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आज की काली दास्तान यहीं ख़त्म होती है। भेड़िया झील का सच और भी परतें खोलेगा। ये तो बस शुरुआत है। अगर ये कहानी आपको हिला गई हो तो आगे आने वाले हिस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय, अपने डर या कोई सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपके सहयोग और हिम्मत से ही हम ये खतरनाक कहानियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। अगले एपिसोड में मिलते हैं। अंधेरा और गहराई से सामने आएगा।